my dear students. I hope you are fit and fine at your home with your loving ones. And I also hope that, dear student, you are doing your homework regularly from your home. So, dear student, this is Ruksar ma'am, and today I am back with the rest of the chapter of Standard 8, that is what is around us. So, I hope that, dear student, you already have watched my part 1 video which is available in my YouTube channel. In that we have discussed about how the formation of earth is done. At the origin time, what was the earth and its two sphere, that is lithosphere and hydrosphere. So in this part 2 video we are going to discuss about the rest of the two sphere, that is atmosphere and biosphere. Okay dear student, so as always I suggest you, if you haven't read the chapter before my explanation, then you must read the chapter once. Okay, so dear student, now let us understand the third sphere, that is atmosphere. So I am going to explain you line by line, so please pay attention. Okay, the sphere of the air that wraps the earth from the whole side is called the atmosphere. A simple definition of atmosphere is given to you. Okay, यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन किसकी दी हुई है, एटमॉस्फेयर की, दैट इज ऐसा स्फीयर एयर का जिसने अर्थ को और फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन से कवर किया हुआ है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. ओके डियर स्टूडेंट, इट एक्सटेंड्स अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी ये एटमॉस्फेयर कहाँ तक एक्सटेंड होता है, इट एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की सरफेस है वहाँ से लेके अपर डायरेक्शन में कहाँ तक एक्सटेंड है एटमॉस्फेयर, 1600 किलोमीटर तक एक्सटेंड है. क्या एक्सटेंड है, एटमॉस्फेयर. ओके डियर स्टूडेंट्स, इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आई लाइक लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. कैन नॉट सी एटमॉस्फेयर डायरेक्टली विथ अवर नेक्ड आइज, जस्ट लाइक वी सी लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. जिस तरह से हम हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को देख सकते हैं, उस तरह से हम एटमॉस्फेयर को नहीं देख सकते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट सी द एटमोसफियर विद द नेक्ड आइज. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ एटमोसफियर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा. नाउ यू गेट द क्वेश्चन कि एटमोसफियर किस चीज से बना है. सो हियर द आंसर, एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस गैसेस. एटमॉस्फेयर में क्या क्या इंक्लूड है, किस चीज़ों से एटमॉस्फेयर बना है. एटमॉस्फेयर वेरियस गैसेस, बहुत तरह की अलग अलग गैसेस से बना हुआ है, उसमें बहुत सारी गैसेस इंक्लूड है. वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक यानी जो धुआं होता है वो है, सॉल्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, एटसेट्रा. ये सारी चीज इंक्लूड होती है, तब जाकर क्या बनता है, एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. नाउ आपको फीचर्स बताए गए हैं एटमॉस्फेयर के, कि एटमॉस्फेयर का नेचर और उसके फीचर्स कैसे हैं. एटमॉस्फेयर कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है. ठीक है, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस यानी उसकी कोई स्मेल भी नहीं है, वी कैन नॉट स्मेल द एटमॉस्फेयर. ओके, एंड ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट है, हम अगर उसे देखना चाहे तो वो दिखाई नहीं देता है. ठीक है, वी कैन सी ट्रांसपेरेंटली थ्रू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को आर पार हम देख सकते हैं. ठीक है, एटमॉस्फेयर के आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है वो बिल्कुल. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट आर इंक्लूडेड इनटू द एटमॉस्फेयर. नाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट भी किस में इंक्लूडेड है, एटमॉस्फेयर में इंक्लूड है. ठीक है, इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस. ओके, नाउ एटमॉस्फेयर में क्या है, अप्रोक्सीमेटली 78% कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, एंड 21% ऑक्सीजन है, एंड 1% अदर गैसेस होती है. दूसरी जितनी भी गैसेस अवेलेबल है वो 1% में इंक्लूडेड होती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, when we go higher from the surface of the earth, the amount of the most of the gases in the atmosphere decreases. जैसे जैसे हम अर्थ की जो सरफेस है उससे हायर जाएंगे यानी उससे ऊपर जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज. जो बहुत ज़्यादा गैसेस होती है, अलग अलग तरह की कुछ गैसेस का जो अमाउंट होता है ऊपर के लेयर में डिक्रीज होता है. ठीक है, बहुत कम होता जाता है. ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी, सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर. नाउ देखो, एक गैस का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी. कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है, हैवी होती है नेचर में. सो
इस गैस को हम जैसे हायर एरिया में जाएंगे, एटमॉस्फेयर के ऊपर की साइड जाएंगे, तो वी कैन नॉट फाउंड दिस गैस बिकॉज ये हैवी होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में पाई जाती है? लोअर लेयर ऑफ द एयर, एयर का जो लोअर लेयर होता है, निचला हिस्सा, वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। ओजोन गैस कंप्राइजेज ऑफ अ वेरी स्मॉल ओजोन गैस कंप्राइजेज ऑफ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर, और जो ओजोन गैस होती है उसका एयर में बहुत कम प्रोपोर्शन होता है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है वो। दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। और ये गैस क्या करती है? ओजोन गैस का क्या काम होता है? दिस गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, उसे एब्जॉर्ब करती है ये गैस। ठीक है। और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करती है? अर्थ को एक्सेसिव हीट और सन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। ओशन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। और ये गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में ओपन ग्राउंड में पाई जाती है, और या फिर कोई सी है, समुद्र है, उसके पास ओपन एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। विच गैस? दैट इज ओजोन गैस। ओके। नाउ नेक्स्ट, come on the page number 9. Gases like oxygen and nitrogen keep the living creature on the earth alive. Now gases like, कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या करती है? किस चीज़ का काम करती है? लिविंग क्रिएचर्स को अलाइव रखने का काम करती है, जिंदा रखने का काम करती है अर्थ पे। ठीक है। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्या करता है? जो ऑक्सीजन होता है उसकी इंटेंसिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। और जो वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवोपरेट्स एंड मिक्सेस विद द एयर विच इज नोन एज मॉइस्चर। नाउ ड्यू टू हीट यानी गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, जो वाटर बॉडीज होती है उसमें से वाटर जो होता है वो किस फॉर्म में इवोपरेट होता है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर यानी जो भाप के फॉर्म होती है, भाप बनकर इवोपरेट यानी एटमॉस्फेयर में उड़ता है। ठीक है। एंड मिक्सेस विथ एयर, और ऊपर जाकर वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? विच इज़ नोन एज मॉइस्चर। इस तरह से जो वाटर है वेपर के फॉर्म में इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, उस चीज़ को हम मॉइस्चर कहते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके। जो प्रोसेस होती है वेपर को कूल डाउन करने की, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ओके। वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड precipitation are due to condensation. Now यहाँ पर आपको मॉइस्चर के अलग अलग फॉर्म्स बताए गए। मॉइस्चर अलग अलग फॉर्म्स में होता है। इट इज़ अवेलेबल इन टू फॉर्म ऑफ ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड precipitation are due to the condensation। और ये सारी चीज़ें कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से पॉसिबल होती है। मॉइस्चर इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits, clothing habits, color, economic activities. Now the effect of atmosphere is seen। जो एटमॉस्फेयर की जो इफेक्ट होती है वो ह्यूमन बींग्स के लाइफ की हर एस्पेक्ट्स में हमें देखने को मिलती है। जस्ट लाइक जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसी तरह से हमारी फूड हैबिट्स चेंज होती है। ठीक है। समर में हम कोई अलग तरह का फूड खा रहे हो तो विंटर में हम लोग अलग तरह का फूड प्रेफर करते हैं, एंड मानसून में हम अलग तरह का फूड प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के साथ हमारी फूड हैबिट्स चेंज होती है, हमारी क्लोथिंग स्टाइल भी चेंज होती है। ठीक है। हमारे कलर का टेस्ट जो होता है वो भी बदलता है। ठीक है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चेंज होती है। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है ह्यूमन बींग्स की लाइफ पे। ठीक है। मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर। Spreading of sun rays are visible due to these particles। अभी हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है। लेकिन हमें वो ऐसे ही विजिबल नहीं होते। अगर हम देखना चाहें डस्ट पार्टिकल, वी कैन नॉट सी द डस्ट पार्टिकल। स्प्रेडिंग ऑफ द सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस डस्ट पार्टिकल्स।
नाउ जो स्प्रेडिंग होती है, सन रेज जो स्प्रेड होती है अर्थ के ऊपर, वो सन रेज किस चीज़ की वजह से दिखती है? इन डस्ट पार्टिकल की वजह से ही हमें विजिबल होती है कि सन रेज फॉल हो रही है अर्थ पे, ठीक है। कभी आप देखना, यू कैन ऑब्जर्व, जब सन रेज फॉल हो रही होती है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल उड़ रहे होते हैं, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व, आप घर पर बाहर जहाँ पर सन रेज फॉल हो रही हो वहाँ पर आप जाकर ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। वो जो सन रेज फॉल होती है उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और ये डस्ट पार्टिकल की वजह से ही सन रेज हम लोगों को विजिबल होती है, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ सन रेज आर विजिबल ड्यू टू दिस पार्टिकल्स. It is due to dust particles that it does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise. Now ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल की वजह से ही पॉसिबल है कि सनसेट जैसे ही होता है उसके बाद तुरंत ही अंधेरा नहीं हो जाता है, ठीक है। थोड़ा टाइम ब्राइटनेस रहती है और इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज, जैसे ही सनराइज होता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हो जाता है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। द sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth. The sun rays are reflected back. जो sun rays है वो क्या होती है? reflect back होती है with the help of dust particles on the surface of the earth. ये जो डस्ट पार्टिकल जो अर्थ पे होते हैं उसकी मदद से जो सन रेज है वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। एंड वी रिसीव द लाइट ऑफ द सन, और इसी वजह से हमें जो सन की लाइट है वो हमें मिलती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स which is available into the atmosphere. Okay dear students, we are able to listen to the sound due to the presence of the atmosphere. Now we are able to listen the sound, जितने भी तरह का हम साउंड सुन पा रहे हैं with our ears, it is only and only possible due to atmosphere. Atmosphere है तो we are able to listen different kind of sounds. Okay, that is why radio and दूरदर्शन telecast is possible. और इसी चीज़ की वजह से क्या है, रेडियो एंड दूरदर्शन का टेलीकास्ट पॉसिबल है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो रेडियो और दूरदर्शन का टेलीकास्ट भी पॉसिबल नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड स्फीयर, दैट इज एटमॉस्फेयर. Okay dear student, now you can see figure 2.4. In that human life and spheres are given to you. 4 spheres are given to you. First is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. 4 spheres are shown to you in that figure 2.4. Okay, you can see the picture. Now next, turn the page and come on the page number 10. Okay, on that another sphere, that is last one sphere is given to you, that is biosphere. Now let us study the biosphere in detail. Okay dear students, so let's see one by one. Okay, biosphere, the part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. Now what is given to you? The simple definition of the biosphere is that the part of lithosphere and hydrosphere and atmosphere, ऐसा पार्ट लिथोस्फीयर का और हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का जहाँ पर लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट है, यानी लिविंग वर्ल्ड रह रहा है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर. ओके स्टूडेंट, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ, और बायोस्फीयर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो स्फीयर्स है उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्फीयर है बायोस्फीयर. ओके, Earth is the only planet in the solar system having biosphere. In our solar system, one and only Earth is the planet having the what? Biosphere. Okay, Earth एकमात्र ऐसा planet है जिसके ऊपर solar system में biosphere है, ठीक है। Biosphere include vegetation, animals, insect and human beings. Biosphere में कौन कौन सी चीज़ें include होती है? Only living things are included into the biosphere, that is vegetation include होती है, animals include होते हैं और insect और human beings. These all things are living things. We obtain food and many other necessary things from biosphere. हमें बहुत सी चीज़ें किससे मिलती है? बायोस्फीयर से. जैसे we obtain food and many other necessary things, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें कहाँ से मिलती है? बायोस्फीयर से. ओके डियर स्टूडेंट्स,
वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स, हम बिना वेजिटेशन के और एनिमल्स के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स, ओके, ऑन दिस अर्थ। बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग। नाउ बायोस्फीयर क्या है, हमारे एग्जिस्टेंस का क्या है, बेस है। अगर बायोस्फीयर नहीं होगा तो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, वी कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। सो बायोस्फीयर इज बेस फॉर आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग, हमारे जिंदा रहने के लिए बायोस्फीयर हमारे लिए बेस है, ठीक है, वो जरूरी है, नेसेसरी है। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। नाउ बायोस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच आर दे, फर्स्ट वन इज नॉन लिविंग एंड अनदर वन इज लिविंग थिंग्स, ओके। बायोस्फीयर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक में आते हैं लिविंग थिंग्स आते हैं और दूसरे में नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट। अभी बायोस्फीयर के नॉन लिविंग पार्ट कौन से हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, ये सब बायोस्फीयर के नॉन लिविंग पार्ट में आते हैं। वाइल plants, animals and microorganisms are included into the living worlds. Now बायोस्फीयर के लिविंग वर्ल्ड थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें किस में आती है, बायोस्फीयर के लिविंग वर्ल्ड में इंक्लूड होती है, ओके डियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट फिगर 2.5, you can see downside the figure 2.5 in that if man harms the earth by his activities, then do you think it will affect the spheres? Now what will given to you here, if man harms this earth, अगर जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी एक्टिविटीज से अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको क्या लगता है इन चारों स्फीयर में से किसी भी स्फीयर को इफेक्ट होगा या चारों स्फीयर को इफेक्ट होगा या नहीं होगा? Then you can see in 2.5 components of biosphere आपको यहाँ दिए गए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, the same thing is given in the picture 2.5 components of biosphere। क्या क्या दिया हुआ है, पीपल्स जो लिविंग थिंग्स में आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या दिया गया है, मैन मेड थिंग्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, ओके। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 11। Now in that we are going to see effect of human activities on the spheres। ये जो 4 spheres है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इन 4 spheres पर ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटी करते हैं उसकी क्या इफेक्ट होती है, ठीक है। नाउ लेट अस सी दैट इन डिटेल। ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। नाउ जो ह्यूमन बींग्स है नोइंगली, जानकर या जानबूझकर बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी करता है अपने डेवलपमेंट के लिए, आगे तरक्की के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसा करता है, ठीक है। ह्यूमन एक्शंस कॉज एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्फीयर्स। नाउ ह्यूमन एक्शंस, जो ह्यूमन बींग जो भी एक्शन करते हैं उनके एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट स्फीयर्स में इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब जो चारों स्फीयर्स मेंटेन रहने चाहिए, बैलेंस रहने चाहिए, बिकॉज दिस स्फीयर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। इनमें बैलेंस नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, दैट्स वाई इनमें बैलेंस बना रहना ज़रूरी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्शंस, जो ह्यूमन बींग्स जो भी एक्शन कर रहे हैं उनके एक्शंस की वजह से जो डिफरेंट स्फीयर्स दिए गए हैं उनमें इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर इज थ्रेटेंड। नाउ इस एक्शंस की वजह से, ह्यूमन बींग्स के इस इम्बैलेंस एक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, जो वेरियस स्फीयर्स है अर्थ के, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, उनको थ्रेटन यानी खतरा हो रहा है, ठीक है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स अफेक्ट द लिथोस्फीयर एंड कॉजेज एन इम्बैलेंस। देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है ह्यूमन बींग्स, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, टू मच अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल के लिए जमीन का बहुत ज़्यादा खुदाई काम हो रहा है, एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स डलवाने के लिए एक्सेसिव ड्रिलिंग हो रही है लिथोस्फीयर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें अफेक्ट द लिथोस्फीयर एंड कॉज एन इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिथोस्फीयर को इफेक्ट कर रही है, और इफेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है, लिथोस्फीयर में एक इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। The dumping of waste from villages and cities along with the
industrial waste into the water bodies pollute them. Now the dumping of the waste. जो कूड़ा कचरा होता है, विलेज के लोग क्या कर रहे हैं, विलेज के लोग और सिटी के लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ उस सारे डंपिंग वेस्ट को कहाँ डाल रहे हैं, इनटू द वाटर बॉडीज, जो पानी है उसमें थ्रो कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर बॉडीज है वो पॉल्यूट हो रही है, गंदी हो जा रही है, ठीक है। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट, और इतने सारे पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, द पोलर कैप्स यानी हिमालय में जो पोलर कैप्स यानी जो आइस है वो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पोलर कैप्स हो रहे हैं वो मेल्ट यानी पिघल रहे हैं, ठीक है। The oil spills from the ships and disposal of industrial and chemical waste into the water cause the destruction of marine life, which is highly dangerous for hydrosphere. Now the oil spills from the ships, मतलब जो पानी के अंदर जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसमें से ऑयल स्पिल्स हो जाता है, कभी कभी ऑयल पानी के अंदर निकल जाता है, स्पिल्स, एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट, जो इंडस्ट्री का डिस्पोजल यानी जो कचरा है डायरेक्टली ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स को या फिर किसी भी वाटर बॉडी को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो हैजार्डियस और डेंजरस केमिकल फैक्ट्रीज होती है वो अपना केमिकल डायरेक्टली वाटर बॉडीज में थ्रो करती है। इस चीज़ से क्या हो रहा है, we have earlier discussed that in hydrosphere there is also a marine life, aquatic life, ठीक है। तो ये सारा जो वेस्ट है वाटर बॉडीज में थ्रो करने की वजह से क्या हो रहा है, जो मरीन लाइफ है मतलब एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, विच इज़ हाईली डेंजरस फॉर हाइड्रोस्फीयर, और वो मरीन लाइफ को डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये हाइड्रोस्फीयर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंजरस है, ठीक है, क्योंकि वाटर बॉडीज टोटली पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। हार्मफुल गैसेज एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पॉल्यूट एयर, और क्या हो रहा है दूसरी साइड, हार्मफुल गैसेस यानी जो डेंजरस गैसेस है वो एमिटेड यानी एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री क्या कर रही है, उसे ओपन एटमॉस्फेयर में एमिटेड यानी उसे छोड़ रही है, ठीक है, और वर्कशॉप से जो पावर स्टेशन से ये सब गैसेस निकल रही है, व्हीकल से ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, एयर को पॉल्यूट कर रही है, किसे पॉल्यूट कर रही है, हमारी एयर को, और इट मीन्स एयर पॉल्यूट होगी दैट मीन्स आवर एटमॉस्फेयर गेट पॉल्यूट, ओके। The areas with the higher frequency of vehicles show increased rate of the carbon monoxide in the air. Now ऐसे एरिया में जिसमें हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स होगी तो वहाँ पर क्या बताता है, शो इंक्रीज रेट ऑफ द कार्बन मोनोक्साइड इन द एयर। ऐसे एरिया में जहाँ पर व्हीकल्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा, कौन सी गैस की मात्रा ज़्यादा होगी एयर के अंदर, कार्बन मोनोक्साइड गैस की मात्रा एयर में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। The amount of CO2 in the air increases due to cutting of trees. Now human beings अपने डेवलपमेंट के लिए जो फॉरेस्ट है ट्रीज कट कर रहा है, तो ट्रीज क्या है, वन एंड ओनली सोर्स, दे एब्जॉर्ब CO2, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में और उसके बदले में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो हम एक्सेसिव ट्रीज को कट कर रहे हैं हमारी एक्टिविटीज से ह्यूमन बींग्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ द CO2 इन एयर इंक्रीजेस ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्री, जो अमाउंट है CO2 का वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अब ट्रीज नहीं बचे हैं, ठीक है, दैट्स वाई। हीट ऑन द अर्थ इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 इन द एयर। नाउ जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर में हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, किस चीज़ की वजह से, क्योंकि अब CO2 एब्जॉर्ब नहीं हो रही है बाय द ट्री, क्योंकि ट्री को तो हमने कट कर दिया है, दैट्स वाई CO2 के इंक्रीज होने की वजह से अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है। इन दिस वे ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्ट द बायोस्फीयर, और इसी तरह से ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज़ है नोइंगली अननोइंगली, ठीक है, वो जो भी कर रहा है उसकी सारी एक्टिविटीज़ किसको इफेक्ट कर रही है, बायोस्फीयर को इफेक्ट कर रही है। द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर, you can see here the nurturing links of the nature are endangered due to the exploitation of the environment। जो नर्चरिंग लिंक्स है नेचर के
जो जिसकी वजह से नेचर डेवलप होता है, आगे बढ़ता है और उसकी ब्यूटी एक्सपांड होती है, वो आज क्या है, एंडेंजर्ड यानी बहुत ज़्यादा खतरे में ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के थ्रू एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो नर्चरिंग लिंक्स है वो बहुत ज़्यादा एंडेंजर में है, विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर। और इस ये चीज़ सारी किसको एंडेंजर कर रही है, किसको खतरा पहुंचा रही है, हमारे बायोस्फीयर को, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड our chapter 2, that is what is around us. In that we have studies all the 4 spheres and what is the effect of human activities on this sphere. Okay, so my dear student, I hope you are able to answer the below mentioned exercise which is available to you. In that some question answer are given to you and the fill in the blanks given to you. You are easily able to answer the question on the basis of my explanation. Okay dear student, so thank you, keep watching, stay home, stay safe. Okay.